हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पुनः एनसीईआरटी के सार संग्रह में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी क्लासेस। बहुत ही आनंद पूर्वक आप सभी चीजों को सीख रहे होंगे और आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो इसी अगली कड़ी में हम लोग अपने अगले चैप्टर पर चलेंगे। जो हमारा लेसन का शीर्षक है वह है पादपों में जनन। पादपों में जनन। दोस्तों, पादपों की बात करें यानी पौधों की बात करें तो आज यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम पेड़ पौधों ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं मई में ही 50 अंश सेल्सियस तक आपका ये तापमान पहुंच चुका है और गर्मी से लोग एकदम त्रस्त हैं। लोगों की जाने जा रही हैं दोस्तों। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। बाकी कोई उपाय नहीं है दोस्तों कि आप इससे बच सकें। आप ये जो एसी, फ्रिज, कूलर इन सब पर बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ आपको क्षणिक सुख ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। आप एसी से निकलेंगे और जब ऐसी धूप में जाएंगे दोस्तों तो आपको सनस्ट्रोक हो सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ढेर सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं जिससे आपकी जानें जा सकती हैं दोस्तों। तो आपके लिए सीधा सीधा एक ही इलाज है दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश कीजिए जिससे हमारे पर्यावरण का संतुलन फिर से वापस बन जाए दोस्तों। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। नहीं तो आप जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दी तो सीधा सीधा सफाया कर देगी दोस्तों। आप प्रकृति से लड़ने भर के नहीं है, आप उसके आगे पॉइंट में भी कुछ नहीं है। अगर आपको देख लिया जाए तो एक कण के समान, धूल के कण के बराबर भी नहीं है दोस्तों। तो ऐसा ना कीजिए दोस्तों, जिससे देखिए आप इसी समय में देख लीजिए इतने त्रस्त हैं गर्मी से, तो फिर कैसे काम चलेगा। प्रकृति का प्रकोप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए दोस्तों। बस यही आपसे अनुरोध है, आपसे विनय है कि आप यह कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने पादप देखा इसलिए आपको यह जानकारी भी दे दी कि ताकि यह जो जानकारी दी जाए वह हमारी क्या हो, सार्थक हो सके। तो उसी के बारे में चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है दोस्तों, आपके सामने जो चैप्टर है वह कौन सा है? तो यह चैप्टर है पादपों में जनन। सबसे पहले तो हमें यह जानना है दोस्तों, जनन क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जनन क्या होता है। अब जनन क्या होता है दोस्तों? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतति या अपने समान संतान उत्पन्न की जाती है। जैसे आपके माता पिता हैं, फिर आप हैं, आपके बच्चे होंगे। तो यह जो प्रक्रिया है दोस्तों नए संतान उत्पत्ति की, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। अब यह क्रिया चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो दोस्तों, दोनों में लागू होती है। यदि जनन नहीं होगा तो यह पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। यह साइकिल जो चलती है, ये आपके माता पिता, आपके दादाजी हैं, दादाजी के बाद आपके पिताजी हुए, पिताजी के बाद आप हुए, आपके बाद आपके बच्चे हुए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह किसके द्वारा चल रही है? यह जनन के द्वारा चल रही है। यदि जनन की प्रक्रिया नहीं हो तो यहाँ पे आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपकी पीढ़ी आगे नहीं जाएगी दोस्तों। यह कल्पना करना ही क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा कि यह संसार आगे बढ़ेगा। तो जनन भी एक मानव जीवन या जीवों का एक क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो आइए तो देखते हैं इसमें। उसी तरह से जैसे मनुष्य में जनन क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है, उसी तरह से पादपों में भी जनन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही पौधे क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब पौधे आगे बढ़ेंगे तो पिछला पौधा, जो पुराना पौधा होगा वह नष्ट होगा, धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त होगी तो वह नष्ट हो जाएगा। फिर नए पादप निकलते हैं, किसके द्वारा? जनन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया है दोस्तों। क्या बताया गया है? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। मैंने वही बताया
कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न जीव, अब यही जो जीव हैं जिनसे नई संतति का निर्माण होगा वह क्या हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे दोस्तों। तो यही इस बुक में भी लिखा है और यही मैंने आपको बताया। मैं आपको इस पर बहुत ज्यादा लाइनिंग या वो सब नहीं करूंगा दोस्तों, बस आपको टॉपिक यहाँ से उठाकर अपने शब्दों में अच्छे से समझा दूंगा। आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता रहता हूं। चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं जनन की विधियां। तो दोस्तों आपके सामने जो दिया गया है जनन की विधियां, तो जनन की आपके पास दो विधियां होती हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, कौन कौन से जनन? एक हो गया, यहाँ पे क्या देखें दोस्तों, बुक में आपके लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो जनन की विधियां, जनन की कितनी विधियां हो गई? दो विधियां हो गई, एक हो गया लैंगिक जनन और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। उससे पहले थोड़ा सा और आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों। देखिए, तो अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां। मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब जड़ होता है। तो किसी पादप का भाग आप जब बांटेंगे उसको, तो एक तो उसका क्या बताएंगे, एक तो उसका जड़ बताएंगे, दूसरा तना, तना जो बीच का भाग होता है, उसके बाद शाखाएं बताएंगे, शाखाओं के बाद आपकी क्या मिल जाएंगी, क्या मिलेंगी दोस्तों? तो पत्तियां मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? पत्तियां। ठीक, ये होती हैं। तो यही उसका कायिक अंग कहलाता है। यही उसका क्या कहलाता है? कायिक अंग। कायिक का मतलब होता है शरीर, शारीरिक। कायिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? शारीरिक। शरीर में कौन कौन से अंग आते हैं? शारीरिक अंग। शारीरिक अंग पौधों के भी वही होते हैं, एक होता है जड़, दूसरा तना, तीसरी पत्तियां। शाखा तो उसके बीच में ही रह जाती है, इसकी कोई आवश्यकता इसमें अभी नहीं है। तो दोस्तों तना में ही आ जाते हैं आपके ये शाखाएं भी। तो ये हो गए आपके कायिक। कायिक अंग का मतलब क्या? शारीरिक अंग। पौधे के शारीरिक अंग में आपको जड़ मिल गया, जड़ यानी कि मूल, तना, उसके बाद पत्तियां, ये आपके मिल गए क्या? ये आपके मिल गए कायिक अंग। और कायिक अंग के बाद आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कुछ और दिया गया है आपके सामने, ये देखिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। जो भी जानकारियां हम आपको देते हैं दोस्तों अनिरर्थक नहीं होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप उसको नोट कर लिया कीजिए। यह पॉइंट 100% छप जाते हैं, लाइन बाय लाइन छपते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप कलम और कॉपी लेकर बैठा कीजिए और जिस पॉइंट को हम कहें कि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मार्क कर लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, बाद में नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि यही लाइनें छप जाती हैं पेपर में। देखिए क्या है इसमें, पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प जो होते हैं पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप का जनन अंग होते हैं। अगर यह पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि पादपों में जनन अंग होता है, पादपों में जनन अंग होता है, कौन होता है? तो वह आप सीधे सीधे बताएंगे कि पादपों में जनन अंग उसका पुष्प होता है। पादपों में जनन अंग उसका पुष्प होता है, यानी कि फूल ही पौधे का क्या है? जनन अंग है। तो ये इसके बारे में आपको जानना चाहिए दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। तो आगे हमने जो विधियां बताई हैं कि क्या विधियां होती हैं जनन की, यहाँ पर दो विधियां होती हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। एक देखिए अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक, दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। यहाँ पे आपको दो जनन दिख रहा होगा, एक कौन सा? अलैंगिक जनन पहला मिल गया और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको? दूसरा मिल जाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन, इसी को हम लोग कायिक जनन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन का मतलब शारीरिक जनन। अब देखिए इसमें और इन दोनों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है?
तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आइए दोस्तों आपको स्पष्ट करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, अलैंगिक जनन, जनन में पादप बिना बीजों के, जनन में पादप, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करते हैं या नए पादप का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन में जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं वह बिना बीज के ही नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। आप देखे होंगे, जब भी देखते होंगे तो देखते होंगे जैसे आम हो गया, उसकी जब तक आप गुठली या बीज उसका नहीं लगाते हैं तब तक वह नए पौधे का निर्माण नहीं करता है। उसी तरह से जैसे कि हो गया आपका आम हो गया, अमरूद हो गया, तो सेब हो गया, इसी तरह से आपके ढेर सारे पौधे हैं दोस्तों। आप देखते होंगे कि उनको लगाना पड़ता है, बीज लगाना पड़ता है, तब जाके नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें बीज की जरूरत ही नहीं होती है, बिना बीज के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है दोस्तों। यह है आपका अलैंगिक जनन। ठीक, उसके बाद आपका आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में पौधे का निर्माण बीज द्वारा होता है, उसमें बीज लगाया जाता है तब जाके उसका निर्माण होता है दोस्तों। फिर आते हैं आपके अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं दोस्तों, जिसमें अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं जिसमें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो अलैंगिक जनन में देख लीजिए क्या क्या है। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहला है कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन, मतलब उसके शारीरिक भाग से नए पौधे का निर्माण होना, उसके शारीरिक भाग से नए पौधे का निर्माण होना। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। यह एक प्रकार का अलैंगिक, अगर आपसे पूछ ले कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जो है वह कौन सा जनन कहलाता है, तो अलैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें पादप मूल, मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, तने, तने मतलब आप जानते हैं शाखाओं के पास, यानी कि पौधे के जो बीच में होता है शाखाएं, और पत्ती अथवा कली, कली यानी कि मुकुल, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप का निर्माण करती है। जड़, तना व पत्तियों से या मुकुल से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है दोस्तों। ठीक, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। देखिए ये है कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, अब इसमें देख लीजिए तो आगे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आगे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों, तो उदाहरण को देख लिया जाए। जैसे गुलाब अथवा देखिए दिया गया है, गुलाब अथवा चंपा के पौधे की शाखा। आप देखिए जब आप करते होंगे गुलाब का तो आपको बीज मिलता नहीं होगा, तो आप सीधे सीधे गुलाब की क्या करते हैं, डाली तोड़ लेते हैं, उसको ले जाके लगा देते हैं। जब आप उसकी डाली तोड़ लेते हैं दोस्तों, तो चंपा का पौधा भी है उसी में, आपका चंपा का पौधा हो या गुलाब का पौधा हो, जब आप उसको उसकी डाली तोड़ते हैं, ले जाके लगा देते हैं, तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, काट कर या कर्तन करके या कलम करके क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसी को कलम लगाना कहते हैं, इसी को कलम लगाना भी कहते हैं दोस्तों। तो कर्तन करके छोटे टुकड़े में उसकी शाखा को कर्तन करके या काट करके हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं दोस्तों। ठीक, फिर आइए देखते हैं इसमें, मैंने जो अभी अभी कहा कि क्या गुलाब के तने से हम नए पौधे का निर्माण करा लेते हैं। ये देखिए, ये है गुलाब का तना। ये गुलाब के तने में ये जो पर्व संधियां होती हैं दोस्तों, जहां से पत्तियां निकली हुई होती हैं, जहां से पत्तियां निकली हुई, देखिए यहां से निकली हुई, यहां से निकल रहा है, यहां से निकली है और यहां से निकल रहा है। तो जहां जहां से पत्तियां निकल रही हैं उसके नीचे से आप काट लीजिए और काट कर जमीन में लगा दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए। तो यहाँ से यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे नई जड़ें आ जाएंगी और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण कर लेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी को कलम लगाना भी कहते हैं, इसी को कलम लगाना या कायिक प्रवर्धन कहते हैं दोस्तों, या गुलाब के पौधे या चंपा में होता है। ठीक, तो इसमें आ जाइए। अब ये देखिए, ये जो बात कही गई है, जो हमने अभी कहा, जो हमने कहा कि जो पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियों से जो निकलते हैं उनको कायिक कलिकाएं भी कहते हैं,
उनको क्या कहते हैं? कायिक कलिकाएं भी कहते हैं। बस इसमें और कुछ खास जानकारी नहीं है दोस्तों। आइए इसमें चलते हैं। तो इसमें देखिए, जब आप आलू देखते होंगे या अदरक देखते होंगे, आलू या अदरक देखते होंगे, उसको गर्मी में रखते हैं तो उसमें से क्या निकलने लगती है? जड़ें निकलने लगती हैं, सफेद सफेद कलिकाएं निकलने लगती हैं। देखिए इस तरह से निकलना शुरू हो जाती हैं। इनको आंख कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इनको आंख कहते हैं। तो देख लीजिए, ये देखिए, इनको क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह निकले होते हैं, छत चिन्ह को क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। ये देखिए, छत चिन्ह को क्या कहा जाता है? आंख। और हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसको कहते हैं आंखा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आंखा कहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो अब इसके बाद आपके सामने ब्रायोफिल्म दिया है। क्या दिया है? ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म या इसी को कहते हैं पत्थर चट्टा, या फिर यहाँ क्षेत्रीय भाषा में अजूबा भी कहते हैं दोस्तों, अजूबा का पौधा। तो दोस्तों आपकी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? आप इसको जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये अजूबा या ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा क्या होता है? क्या कहते हैं इसको आपकी क्षेत्रीय भाषा में? और यह होता क्या है? यह क्यों अलैंगिक जनन का कार्य करता है दोस्तों? तो यह इसलिए अलैंगिक जनन का कार्य करता है। देखिए मैं आपको इसको बता दे रहा हूं कि यह क्यों कार्य करता है अलैंगिक जनन का। तो यह अलैंगिक जनन का कार्य इसलिए करता है दोस्तों। देखिए ये जो पत्ती होती है ये इस तरह से होती है, ये लगभग इस तरह की होती है दोस्तों। यहाँ ये जो खांच निकला हुआ है, ये जो खांच निकला हुआ दोस्तों, नम स्थान पर इसे रख दिया जाए या नम स्थान पर इसे फेंक दिया जाए तो इन सभी में से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इन सभी में से क्या हो जाता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यही ब्रायोफिल्म की खासियत है या पत्थर चट्टा पौधे की खासियत है, या उसी को हम लोग अजूबा कहते हैं। तो अब यह भी देखिए, मैंने कहा कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में वहां बीज की जरूरत नहीं होती है, जड़ मतलब अभी मैंने कहा कि गुलाब या चंपा का पौधा ले लीजिए, उसमें हो जाएगा। अब जड़ के बाद आपको तना, आलू एक तना है, अदरक एक तना है, तने से भी उनके क्या हो जाता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वह बीज नहीं है दोस्तों, वह तना है, तने से उनके पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से अब देखिए पत्ती की बात आई, तो पत्ती की बात में आप ब्रायोफिल्म के पास जाइए। ब्रायोफिल्म सीधा यह दर्शाता है कि आप मुझे किसी नम स्थान पर फेंक दीजिए तो मेरे जो खांच हैं, जो दबे हुए भाग हैं, वहां से मैं नए पौधे का निर्माण कर दूंगा। तो यह हो गया आपका अलैंगिक जनन का उदाहरण। देखिए नीचे दिया भी होगा दोस्तों, या तो मैंने अपने हाथों से हल्का सा रफली बनाया है। ये देखिए, ये आपको सामने मिल गया। ये है आपका ब्रायोफिल्म का पौधा। ये देखिए, ब्रायोफिल्म की पत्ती है, ब्रायोफिल्म की पत्ती से ही निकल जाता है, पत्तियों से वह भाग निकलता है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी जानकारी और यहाँ पे है, तो उसको भी देख ली जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नए पौधे का निर्माण तो हो गया, नए पौधे के निर्माण को छोड़िए, आगे देखते हैं। कुछ पादप की जड़ें, मूल भी नए पादपों का निर्माण कर सकती हैं, जैसे शकरकंद हुआ, शकरकंद और डहेलिया हुआ, शकरकंद और डहेलिया हुआ। ये जड़, इनकी जो जड़ होती हैं वह भी क्या कार्य करती हैं? डालिया या डहेलिया, डालिया या डहेलिया, ये इनकी जड़ें जो होती हैं वह नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ जानकारी और कुछ खास नहीं है। तो कैक्टस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो अभी देख लेते हैं कि कैक्टस के बारे में क्या जानकारी आपके सामने है। तो कैक्टस जैसे पौधे, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग होकर, अलग यानी कि विलग्न, कैक्टस जो पौधा होता है ना, कैक्टस के पादप से जो कुछ अलग भाग हो जाते हैं, जो भाग अलग हो जाते हैं वह भी नए पौधे को जन्म दे देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पौधे का रूप ले लेता है। उससे जो भाग अलग होता है वह क्या करता है? नए पौधे का रूप ले लेता है। जो पौधा है कैक्टस, कैक्टस जो पौधा होता है दोस्तों, उससे जो भी भाग उसका अलग होता है वह क्या करता है? नए पादप का निर्माण कर लेता है। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्या जानकारी है आपके बारे में। तो यहां से हो गया आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में दोस्तों
कायिक प्रवर्धन में लैंगिक जनन से की अपेक्षा कम समय में ही फल और पुष्प लग जाते हैं। कायिक जनन में या अलैंगिक जनन में जो होता है, लैंगिक जनन की अपेक्षा कम समय में पुष्प और फल लग जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह पहले से ही बड़ा होता है, बीज से निकलने में पौधा तैयार होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल फूल लगते हैं। लेकिन यह पहले से ही उसमें तना लगा हुआ होता है, तो उसी में से जल्द वह क्या होते हैं, निकल जाते हैं फूल और पत्तियां। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं मुकुलन। अब मुकुलन किसमें होता है दोस्तों? एक पौधा आपने सुना होगा ईस्ट, एक जीव का नाम सुना है आपने, क्या सुना है? ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं खमीर, या मैंने पहले ही बताया है खमीर में मुकुलन होता है। खमीर में नए पौधे का निर्माण कैसे होता है? मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। अब ये मुकुलन क्या है? तो मुकुलन दोस्तों, इसका जो शरीर होता है, शरीर से ही बल्बनुमा प्रवर्ध निकलता है। जैसे ये उसका शरीर हो गया, उसमें से ये बल्बनुमा ऐसे मुड़ा हुआ प्रवर्ध निकलता है। आपको फिगर के अनुसार समझाया गया दोस्तों, तो फिगर यहाँ देखिए है, हाँ ये है ईस्ट। तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों, जिसमें देखिए ये क्या होता है, बल्बनुमा प्रवर्ध। प्रवर्ध मतलब आकृति, बल्बनुमा आकृति ऐसे निकलती, विकसित होता मुकुल, विकसित होता मुकुल। देखिए विकसित हो रहा है, नवीन मुकुल निकला, फिर धीरे धीरे यह क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पौधे से जितने मुकुल अलग होते हैं वह नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ईस्ट में जितने भी मुकुल, जितने भी भाग उसके अलग होते हैं उससे ईस्ट के, वह नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। उसी को मुकुल कहा जाता है और इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। ईस्ट के नए पौधे के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों खंडन। उसके बाद आते हैं, क्या मिलेगा आपको? खंडन मिलेगा। क्या मिलेगा? खंडन। तो आइए खंडन के बारे में जानते हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ी कभी कभी। ये देखिए खंडन। अब ये खंडन क्या होता है? खंडन के बारे में भी थोड़ी सी जान ली जाए, थोड़ा सा जान लिया जाए दोस्तों। खंडन, खंडन का मतलब ये आप समझ रहे होंगे, खंडन का मतलब टूटना, नए नए भागों में क्या करना? टूटना। ये किसमें होता है दोस्तों? आप जलाशय में देखते होंगे कवक जब मिलते हैं, जलाशय में क्या मिलते हैं आपको? कवक जब मिलते हैं, ये देखिए, माफ कीजिएगा कवक नहीं दोस्तों, वह शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, जो खंडन विधि द्वारा क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो खंडन विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण कौन करते हैं दोस्तों? तो शैवाल करते हैं। स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल होता है जो जलाशय में पाया जाता है। जो किसमें पाया जाता है? जलाशय में पाया जाता है। और यह खंडन विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। या किस विधि द्वारा? खंडन विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। और यह खंडन में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। 2 प्लस इससे अधिक भागों में क्या होता है? टूट जाता है। और जो टूटा हुआ भाग होता है वह भी नए पौधे का निर्माण करता है। मतलब शैवाल, स्पाइरोगाइरा एक जलाशय में पाया जाने वाला जीव है। वह क्या करता है कि अपने भाग को, अपने शारीरिक भाग को से टूट जाता है या खंडित हो जाता है। खंडित होने पर जो भाग खंडित होता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित होता है, वह खंडित भाग भी नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसी को खंडन विधि कहा जाता है। खंडन विधि में उदाहरण पूछ ले तो खंडन विधि में उदाहरण स्पाइरोगाइरा शैवाल का होता है। ठीक, बीजाणु निर्माण आप देख लीजिए। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी क्या है? बीजाणु निर्माण। अब ये जो बीजाणु निर्माण है दोस्तों, यहाँ कवक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। देख लीजिए, जैसे कि आपने डबल रोटी या आपके इस समय बहुत ज्यादा खा रहे होंगे तंदूरी रोटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंदूरी रोटी या डबल रोटी जो खाते हैं दोस्तों। तंदूरी रोटी और डबल रोटी में बात की जाए तो वायु में उपस्थित बीजाणुओं, वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्या होते हैं? कवक, यानी कि फंगस उग जाते हैं। अब ये जो फंगस उग जाते हैं दोस्तों, या क्या होते हैं? डबल रोटी पर क्या करते हैं? रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए, आप देखिए। उसके बाद
आप खुद उसका क्या कीजिए, अनुभव कीजिए। और खुद उसका जब अनुभव करेंगे तो आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों कि यह कैसे होता है। डबल रोटी पर ये देखिए नीचे फिगर आपको दिया गया है कैसे बनते हैं। कवक में बीजाणु द्वारा जनन, कैसे जनन हो रहा है, ये देखिए कवक जाल है, कवक जाल के बाद ये देखिए बीजाणु धानी है, माफ कीजिएगा क्या है, बीजाणु धानी है। और बीजाणु धानी है तो जाहिर सी बात है बीजाणु धान में देखिए ढेर सारे बीजाणु हैं। जब ढेर सारे बीजाणु हैं वह हवा में या हवा से या पानी से धीरे धीरे क्या होते हैं, फैलते जाते हैं। और जितनी जल्दी फैलते हैं उतनी जल्दी उनका विकास होता चला जाता है। आप डबल रोटी को रखेंगे, डबल रोटी को आप ज्यादा से ज्यादा नम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे रखिए खुले वातावरण में और नम स्थान पर, तो देखेंगे आप उस पर रेसे नुमा, सफेद रेसे नुमा क्या हो जाएंगे, जालिका उत्पन्न हो जाएगी। वही क्या होते हैं, कवक होते हैं, या बहुत जल्दी या बहुत स्पीड में क्या करते हैं, अपने आप को अपनी वृद्धि करते हैं। अब इसके बाद आगे आइए, तो आगे आपको देखेंगे तो ये तो हो ही गया, खंडन भी हो गया आपका। बचा क्या, बचा आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आप देख लेते हैं, तो लैंगिक जनन में आइए हम आपको समझा देते हैं। लैंगिक जनन में आपको किसी विशेष अंग की आवश्यकता होती है, विशेष अंग की आवश्यकता होती है। अब विशेष अंग में आपको देखिए तो पादपों में विशेष अंग, पादपों में विशेष अंग क्या होता है, यानी कि जनन अंग कौन होता है, पादपों में जनन अंग उसका पुष्प होता है। पादपों में जनन अंग क्या होता है, उसका पुष्प होता है। जब लैंगिक जनन की बात होती है दोस्तों तो उसमें नर और मादा आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, जब लैंगिक जनन की बात हो तो उसमें नर और मादा आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों आइए, पुष्प में नर भाग को पुंकेसर और स्त्री भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। जो पुष्प होता है नर जनन अंग को पुंकेसर और मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। वो आपके सामने दिया गया है, देखिए आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है, पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग होता है, स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं आपको, तो किताब में आप देखते रहिए या फिर मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं। हाँ, ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, क्या जरूरत है आपको। ये देखिए यहाँ से बता दे रहे हैं, पहले से ही फिगर बना हुआ है, फिगर से आपको बता दे रहे हैं। ये रहा। ये क्या है दोस्तों आपके सामने, यह है पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब कि यह है पुष्प का नर जनन अंग, नर जनन अंग। पुंकेसर यानी कि पादप का नर जनन अंग। पादप के नर जनन अंग में 2 भाग आपको दिख रहे हैं। एक होता है पुतंतु यानी कि पुष्प का तंतु फिलामेंट, और दूसरा होता है परागकोश। और परागकोश जो होता है दोस्तों, इसी में पाए जाते हैं परागकण। इसी में क्या पाए जाते हैं, परागकण, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, पौधे में सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये हो गया आपका पौधे में, ये पुष्प में नर जनन अंग। अब पुष्प में नर जनन अंग हो गया तो स्त्री में नर जनन अंग, मतलब मादा में नर जनन अंग देख लिया जाए तो मादा में नर जनन अंग आपके सामने है। ये देखिए मादा में जो नर जनन अंग, ये मादा जनन अंग स्त्री जनन अंग होता है, उसे स्त्री केसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर में देखिए कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो 3 भाग में मिलकर आपके स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भाग मिलकर आपके मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं। किसमें, पादप में। और नर जनन अंग पुतंतु और परागकोश निर्माण करते हैं। अब दोस्तों यह दोनों यदि एक ही पौधे में मिल जाए, यह दोनों यदि एक ही पुष्प में मिल जाए, आप सीधी सीधी बात कर लें तो आपको पता ही होगा कि जिस पुष्प में या जिस जंतु में नर जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं।
अब स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों ध्यान से देखिए। कोई ऐसा पुष्प होगा, कोई ऐसा पुष्प होगा जिसमें केवल स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। कौन होगा? पुंकेसर होगा। दोनों में से कोई एक लिंग हो, दोनों में से कोई एक लिंग हो, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और यह दोनों यदि हो, यदि यह दोनों हो, यह संभव है, पौधे में या पुष्प में यह संभव है कि यदि दोनों हो तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कह सकते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कह सकते हैं। तो अगर पुंकेसर हुआ या स्त्री केसर हुआ, दोनों में से कोई एक हुआ तो एक लिंगी पुष्प, और यदि दोनों हो जाए, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिल जाए एक ही पुष्प में, तो वह हो जाता है द्विलिंगी पुष्प। इतना आपको अगर समझ में आ गया है दोस्तों, तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। तो आगे आपको है इसी बारे में समझाया गया है कि ये क्या होते हैं आपके एक लिंगी और द्विलिंगी हो गए, एक लिंगी द्विलिंगी हो गए। अब इसमें कौन कौन से पौधे होते हैं एक लिंगी में और द्विलिंगी में, तो यह देख लिया जाए आपको क्या क्या दिया गया है, क्या आपके लिए जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको सरसों, गुड़हल, पिटूनिया, सरसों, गुड़हल और पिटूनिया दिया गया है। सरसों, गुड़हल, गुलाब और पिटूनिया, ये जो पौधे हैं यह आपके एक लिंगी पुष्प होते हैं। सरसों, गुड़हल और पिटूनिया ये कैसे होते हैं? माफ कीजिएगा, ये द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे होते हैं। कौन कौन? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ये जो पौधे हैं आपके यह क्या होते हैं? यह द्विलिंगी होते हैं। या कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ये देखिए द्विलिंगी, इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। किसमें? सरसों में, गुलाब में और पिटूनिया पौधे में। उसके बाद आते हैं एक लिंगी में। एक लिंगी में मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा आदि सभी कैसे होते हैं? एक लिंगी पौधे या एक लिंगी पुष्प होते हैं। क्योंकि इसमें ये जो स्त्री केसर होता है यह एक पुष्प में अलग होता है और दूसरे पुष्प में आपका पुंकेसर होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प होते हैं। स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुंकेसर, यही इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं पुष्प के जन्म अंग के। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या जानकारियां हैं दोस्तों, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। हाँ, यहाँ पे जब मैंने आपको समझा दिया है तो थोड़ी सी और जानकारी एडिशनल मिल जाए आपको। ये देखिए आपके सामने है पराग कोश। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? पराग कोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नर युग्मकों को बनाते हैं। अब इसमें देखिए स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय होते हैं जिसमें क्या होता है? अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन को, युग्मन मतलब संयोग, युग्मन मतलब संयोग, लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मक को मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर और मादा के युग्मक के मिलने से, युग्मक के युग्मन यानी कि मिलने से युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देख लिया जाए, इसमें थोड़ी सी बढ़िया जानकारी है आपके बारे में, तो इसको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए परागर क्या होता है? परागर क्या होता है दोस्तों? जो परागकण
कण का, परागकोश में जो परागकण होता है उसका वर्तिका पर पहुंचना ही, वर्तिकाग्र, उसका क्या करना, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण क्या कहलाता है, तो परागकोश में, पुष्प के परागकोश में परागकण होते हैं। इस परागकण का किसमें पहुंचना, वर्तिकाग्र में पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यह परागण अन्य विधियों द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा होता है। हवा से भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है। देखिए दिया गया है कि कैसे होता है, इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए, परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वायु जल बहाकर उसे अन्य पुष्प पर पहुंचा देते हैं और कीटों के शरीर पर भी चिपक कर क्या करता है, दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जब दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो उसकी आगे की क्रिया होती है। आगे की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो आगे की क्रिया ऐसी क्या कहलाती है, इसके आगे की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने बताया, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण यानी कि पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अगर यह स्वयं की क्रिया से होता है, यहाँ दो प्रकार से होता है, एक होता है पर परागण और दूसरा होता है स्वपरागण। एक होता है पर परागण, दूसरा क्या होता है, स्वपरागण। दो प्रकार से होता है परागण दोस्तों आपके पौधे में, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ देखिए पर परागण कैसे होता है, स्वपरागण कैसे होता है, इसको फिगर द्वारा आपको क्या किया गया है, समझाया गया है। तो देखिए एक ही पुष्प में परागण और वर्तिका और क्या है, वर्तिका और पराग कोश है। ये देखिए ये है परागकोश, ये क्या है, ये परागकोश है। परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो स्वपरागण। देखिए एक ही पौधे में हो रहा है, एक ही पौधे में देखिए इसका परागकोश इसी में है परागकण, यह परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो स्वपरागण। स्वपरागण कब होगा, स्व का मतलब अपना खुद, स्वयं का परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो वही कहलाता है स्वपरागण। स्वयं किसी अन्य की आवश्यकता ना हो, एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए इस पुष्प का ये पहला पुष्प मान लेते हैं, ये दूसरा पुष्प मान लेते हैं। इसका परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंच रहा है तो इसी को पर परागण। इसमें दो पुष्प की आवश्यकता होती है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर या किसी अन्य पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए तो भी वहां पर परागण कहलाएगा। इसमें जरूरी नहीं कि उसी पुष्प का उसी पादप का क्या हो, पुष्प हो, किसी अन्य पादप का कोई पुष्प हो सकता है। यहाँ एक पेड़ हो जाए, कोई ये पेड़ हो जाए, इस पेड़ के पुष्प पर यह परागकण यह परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प पर चला जाए तब भी यह क्या हो जाएगा, तब भी यह पर परागण कहलाएगा। और इसी पौधे के एक ही पौधा है, एक ही पौधे के दोनों पुष्प हो गए, अगर दूसरे पुष्प पर पहुंच गया तब भी यह पर परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपका परागण। परागण के बाद चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है आपको। आगे है निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया बड़ी आसान प्रक्रिया है, बस आपको समझने की देरी है दोस्तों। तो ये जो निषेचन है, ये देखिए निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी कि संयोग से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर मादा युग्मकों के जो मिलने की प्रक्रिया है उसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक, ये हो गया आपका
निषेचन। ये हो गया आपका निषेचन। निषेचन के बाद चलते हैं आगे। तो आगे ये देखिए आपको, अब देखिए फल तथा पुष्प, फल तथा बीज का निर्माण। फल तथा बीज का निर्माण हम आपको यहीं पर समझा दे रहे हैं दोस्तों, फल का निर्माण कैसे होता है और बीज का निर्माण कैसे होता है। जो पुष्प का अंडाशय भाग होता है, पुष्प का अंडाशय, पुष्प का अंडाशय भाग होता है, उसी से फल का निर्माण होता है, वही विकसित होकर फल का निर्माण करता है। अब अंडाशय में जो बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय में जो बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। बीजांड ही विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं। फल का निर्माण कैसे होता है? अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं वह विकसित होकर इसका निर्माण करते हैं, तो बीज का निर्माण, पादप के बीज का निर्माण करते हैं दोस्तों। बस इतनी सी जानकारी इसमें दी गई है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए हो गया, ये काम हो गए आपके। हाँ, तो यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं। तो इसमें बीज का प्रकीर्णन दिया है। बीज का प्रकीर्णन का मतलब दोस्तों, बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, चाहे वह पानी के द्वारा पहुंचे, चाहे हवा के द्वारा पहुंचे, या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज सूखने पर टूट जाते हैं, झटके से टूटते हैं तो बीज दूर जाकर गिर जाता है, उसी को बीज का प्रकीर्णन कहते हैं। बीज का प्रकीर्णन का मतलब, सीधी सीधी भाषा आपको दे दें, सीधी सीधी भाषा में आपको थोड़े से शब्दों में समझा दे रहे हैं। बीज का प्रकीर्णन का मतलब, बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, दूसरे स्थान पर पहुंचना। बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? तो बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। अब वह पानी द्वारा पहुंचे, या हवा द्वारा पहुंचे, या स्वयं से फूटकर झटके से पहुंच जाए, या फिर आपके कपड़े से, या फिर किसी भी माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, उसी को बीज का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए, बीज का प्रकीर्णन भी खत्म हो गया बीज का प्रकीर्णन यहाँ भी खत्म हो गया। ये सारी कहेंगे, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया दोस्तों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो आइए, ये जो पॉइंट्स दिया है इसके बारे में थोड़ी सी समरी ले ली जाए। ओवरऑल समरी, मैंने पूरा लेसन आपको पढ़ा ही दिया है। तो अलैंगिक जनन, पौधों में जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, बिना बीज के पौधे का निर्माण करना, बिना बीज के पौधे का निर्माण होना दोस्तों क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन की क्रिया कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक। मुकुलन ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। इसका शरीर ही क्या होता है? बल्ब के प्रवर्ध के रूप में बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे जितने मुकुल में बनता है उसमें नए पौधे बन जाते हैं। भ्रूण क्या होता है? भ्रूण वही निषेचन की जब प्रक्रिया होती है दोस्तों, उस समय भ्रूण का निर्माण होता है। कि जब पादप में निषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, भ्रूण के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस उतनी सी बात है, थोड़ी सी बात। भ्रूण हो गया। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, अभी मैंने बताया। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, चाहे वो किसी माध्यम से हो, उसी को क्या कहते हैं? तो प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया। निषेचन, नर तथा मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। खंडन का मतलब अभी मैंने स्पाइरोगाइरा आपको बताया था। स्पाइरोगाइरा, ये शैवाल का नाम मैंने जो बताया था अभी, यह शैवाल होता है, गुच्छे में होता है। इसका शरीर टूटकर नए नए पौधे का निर्माण कर लेता है। जितने भागों में टूटता है उतने ही पौधे का निर्माण कर लेता है। ये हो गया आपका खंडन। उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद आपका आ गया क्या? उसके बाद आ गया युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, ये छोड़ दीजिए, अभी पढ़ाया मैंने, तो इसको छोड़ दीजिए। बीजांड क्या होता है? अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंडाशय में।
पौधे पादप के अंडाशय भाग में पाया जाता है, पुष्प के अंडाशय यानी कि स्त्री भाग में पाया जाता है, और इसके अंदर बीजांड होता है। इसी से बीज का निर्माण होता है, इसी से पौधे के बीज का निर्माण होता है। हैंडराइटिंग बड़ी रफ चल रही है दोस्तों, इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहेंगे। अब थोड़ा सही लिखेंगे। चलिए, हो गया। परागण क्या होता है? परागण, परागण का मतलब पौधे के पराग कोश से परागकण, परागकण का किस पर पहुंचना? वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया। वर्तिकाग्र, क्या हो गया है? वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है, एक पर परागण और दूसरा स्वपरागण। पर परागण और स्वपरागण, दो प्रकार के परागण आपको मिल गए। दो प्रकार के परागण आपके सामने मिल गए, एक पर परागण और एक स्वपरागण। एक ही पुष्प पर, एक पुष्प पर हो तो स्वपरागण, एक ही पादप के दो पुष्प पर या दो पादपों के पुष्प पर होना, वही पर परागण हो गया। लैंगिक जनन, बीजों द्वारा निर्माण, बीज द्वारा पौधे का निर्माण लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक, लैंगिक जनन कहलाता है। बीजाणु क्या होते हैं? अभी अभी बताया। बीजाणुधान भी अभी आपको समझाया। चलिए, परागकोश क्या होता है? यह होता है पुंकेसर भाग, पौधे के पुंकेसर का एक भाग होता है। पौधे के पुंकेसर का एक भाग होता है जिसमें पराग